एम्वे का मतलब है लोग। और लोग अलग अलग तरह के आकार, रूप और रंग के होते हैं। एम्वे को देखने वाला जल्दी ही एम्वे के लोगों की विविधता से परिचित हो जाता है और वह इस बात से आश्चर्यचकित भी होता है एम्वे के बारे में। इससे बड़ी गलतफहमी हो ही नहीं सकती कि यहाँ पर आने वाले सभी लोग एक जैसे होते हैं, कि वे एक ही कंपनी की बनाई हुई चीज़ों की तरह एक से होते हैं। मैंने मिनीपोलिस में पहली एम्वे मीटिंग में भाग लिया और मैं हैरान हो गया कि भीड़ के लोग वैसे नहीं दिख रहे थे जैसी मैंने उम्मीद की थी। परंतु यह लोग एम्वे टाइप के नहीं दिखते। मैंने अपने पास बैठे एक दोस्त से कहा। उसने मेरी तरफ शांत निगाह से देखा, जिस तरह कोई माँ अपने बच्चे को देखती है। इसके बाद उसने पूछा, और तुम्हें क्या लगता है कि एम्वे टाइप के लोग किस तरह के होते हैं? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने उम्मीद की थी कि एम्वे के लोग डिवॉर्स और वैन एंडल की ट्रू कॉपी होंगे, परंतु मेरी सोच मूर्खतापूर्ण थी। तब से मैंने एम्वे के बहुत से चेहरों को देखा है और मैंने यह पाया है कि एम्वे के लोग किसी थान के कपड़ों की तरह एक जैसे नहीं होते। वैन एंडल ने एक बार कहा था, हम इन लोगों को नहीं चुनते, यह लोग खुद को चुनते हैं। एम्वे में हर आदमी एक स्वयंसेवी होता है और जब लोग स्वयंसेवी होते हैं तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका के सभी 50 राज्यों में एम्वे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कनाडा के सभी प्रांतों में एम्वे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 40 दूसरे देशों में भी एम्वे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एम्वे को कई बार मिड वेस्टर्न और डीप साउथ कंपनी के रूप में भी माना जाता है, शायद इसलिए क्योंकि इसका जन्म मिड वेस्ट में हुआ था और इसमें मिडिल अमेरिकन फ्लेवर था। परंतु अकेले कैलिफोर्निया राज्य में एम्वे की सबसे ज़्यादा गतिविधियां होती हैं और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में बहुत तीव्र विकास दर देखी गई है और पूर्वी सीबोर्ड में शहरी इलाकों में भी काफ़ी विकास हुआ है। यह विचार कि एम्वे केवल मध्य अमेरिकी हृदय स्थल में बढ़िया काम करता है, अब तथ्यों पर सही नहीं उतरता। हालांकि शुरुआत में यह सही था। यही कनाडा के बारे में भी सच है। हालांकि कनाडा में यह बिज़नेस शुरुआत में मध्य क्षेत्रों जैसे मैनिटोबा और ओंटारियो में तेज़ी से फैला, परंतु बाद में यह दोनों किनारों तक फैल गया। पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया और पूर्व में क्यूबेक तक फैलने वाले एम्वे के जादू ने यह साबित कर दिया कि कनाडा की विरोधी संस्कृतियों में यह ज़्यादा स्वस्थ तरीके से पल्लवित हो सकता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि एम्वे अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक माहौलों में विकसित हो सकता है। यही बात ग्रामीण और शहरी संतुलन के बारे में है। हालांकि एम्वे के बारे में यह समझा जाता है कि यह ज़्यादातर ग्रामीण, उपनगरीय और छोटे इलाकों में ही सफल होता है, परंतु यह बड़े शहरों में भी उतना ही आसानी से सफल हो सकता है। मैं एक बार एक डिस्ट्रीब्यूटर दंपति से मिला जिन्होंने मुझे बताया कि वे न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, कहाँ? और यह पूछते समय मैं सोच रहा था कि शायद वे शहर के बाहर किसी उपनगरीय क्षेत्र में रहते होंगे। मैनहट्टन में सेंट्रल पार्क वेस्ट में 86 नंबर, मुझे बताया गया। इससे ज़्यादा शहरी इलाका कोई दूसरा नहीं हो सकता। तब से मैंने यह देखा है कि एम्वे बिज़नेस शहरों में भी काफ़ी फैला हुआ है। दूसरी तरफ यह भी सही है कि ग्रामीण इलाकों में भी इसका काफ़ी बड़ा पकड़ है। एक बार मैं कैंसस के विचिटा से उत्तर की तरफ कार से जा रहा था और 2 घंटे तक मैं वीरान इलाके में यात्रा करता रहा। मैं एक एम्वे लीडर विंस बर्लैंड से मिलने जा रहा था।
उन्होंने मध्य कैंसस में अपनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाई थी और मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ पर कई लोग एमवे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। जब मैं मीटिंग हॉल में पहुँचा तो मुझे बर्लैंड तो दिखे ही, उनके साथ उस वीरान इलाके में सैकड़ों एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स नज़र आए। मैंने उस एक मीटिंग हॉल में इतने सारे इंसानों को देखा जितने मुझे पिछले 100 मील के रास्ते में नहीं दिखे थे। एमवे में जातीय और प्रजातीय विविधता भी बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में एशियाई अमेरिकी लोग इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में सफल हुए हैं, ख़ास तौर पर वेस्ट कोस्ट और हवाई में। कनाडा में फ्रांसीसी बोलने वाले लोग एमवे के सबसे सक्रिय समूहों में से एक हैं। एमवे बिजनेस में अल्पसंख्यक समूहों को शामिल होने का एक पहलू यह भी है कि इन लोगों को सहजता से कॉरपोरेशन की मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाता है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो एमवे में पूरे अश्वेत या पूरे स्पेनी जैसे जातीय या प्रजातीय समूह नहीं हैं। सामान्यतः विभिन्न पृष्ठभूमियों के डिस्ट्रीब्यूटर अपने समूहों में ही कार्य करते हैं। अमेरिका में ऐसी कोई अकेली डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है जिसे हिस्पैनिक समूह के नाम से जाना जाए, परंतु अमेरिका में एमवे के स्पेनिश बोलने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एमवे को उस भाषा में अपनी सामग्री का अनुवाद उपलब्ध कराना पड़ता है। हालांकि जनता धर्म को एमवे के साथ जोड़ती है, परंतु एमवे को किसी एक धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। यह कहा जा सकता है कि एमवे के लोग अपने धार्मिक विश्वास और उत्तरदायित्व को सामान्य जनता से ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, परंतु इस धार्मिक विश्वास को कोई एक काम नहीं होता। प्रोटेस्टेंट लोगों का नाम सबसे ज़्यादा इसलिए उछाला जाता है क्योंकि शायद अपने धार्मिक दृष्टिकोणों को सार्वजनिक करने में वे सबसे आगे रहते हैं, परंतु यहाँ पर बड़ी संख्या में कैथोलिक भी हैं और मॉर्मन भी, खासकर पश्चिम में। और ईसाई धर्म के हर संप्रदाय के अलावा यहाँ कई दूसरे धर्मों के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जिनमें बौद्ध धर्म और इस्लाम शामिल है। यहूदी डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रतिशत भी पिछले कुछ सालों से बढ़ा है और यह प्रवृत्ति का संबंध पश्चिमी इलाकों में बिजनेस के फैलने से है, जहाँ पर यहूदी संख्या अधिक है। पीट और बॉर्ब मैट्स न्यू जर्सी एमवे संगठन के लीडर्स हैं और शायद 1880 के दशक में ईस्ट कोस्ट में इस बिज़नेस के नाटकीय विकास के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। मैट्स समूह सचमुच कई प्रजातियों और समूहों का समन्वय है, जिसमें ज़्यादातर सदस्य यहूदी हैं। क्या गैर ईसाई डिस्ट्रीब्यूटर्स को एमवे की ईसाईयत वाली इमेज से कोई कष्ट होता है? बिल्कुल नहीं। मैट्स का कहना है, हम पहले ही यह साफ कर देते हैं कि एमवे धर्म के बारे में नहीं है। किसी की धार्मिक आस्था उसका निजी मामला है और हमारे समूह में हर आदमी का और उसका सम्मान करता है। हम में से काफ़ी लोग यहूदी हैं, हम में से काफ़ी लोग ईसाई हैं। कई मामलों में तो हम यह भी नहीं जानते कि किसी आदमी का धर्म क्या है। असली मुद्दा यह होता ही नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि यह बिज़नेस हर एक के लिए है और आपके माथे पर लगे धार्मिक लेबल से इस बिज़नेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्र के मामले में भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स में काफ़ी विविधता देखी जा सकती है। कंपनी के नियमानुसार 18 साल से कम उम्र के लोग किसी दूसरे आदमी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकते, परंतु उम्र की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है और एमवे वरिष्ठ नागरिकों को दूसरी आमदनी का अवसर प्रदान करता है। जनगणना विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले 2 दशकों में 65 साल से ज़्यादा के लोग काफ़ी संख्या में होंगे और यह एमवे जैसे बिजनेस कॉरपोरेशन के लिए एक सुखद समाचार है। अभी भी एमवे में ऐसे कई उदाहरण हैं जब कोई व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा की उम्र में एमवे से जुड़ा है। आमतौर पर इसका कारण रिटायरमेंट के बाद आमदनी का कम होना होता है। यह लोग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अपनी पेंशन से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और मज़े की बात यह है कि पेंशन के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत की थी। मिशिगन की बर्निस हैंसन वरिष्ठ नागरिक के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर का एक बढ़िया उदाहरण है। अब उनकी उम्र 70 से 75 के बीच है और वे किसी दादी की तरह दिखती हैं, परंतु उनकी दादी की शक्ल के पीछे एमवे का सफल डिस्ट्रीब्यूटर छुपा हुआ है।
1968 में विधवा होने के बाद वे अपनी पुत्री और दामाद के साथ एम्वे बिजनेस बनाने में जुट गईं और उनका बिजनेस अब देश के सबसे लाभदायक बिजनेस में से गिना जाता है। जब उन्हें पेंशन मिलने लगी तो उसकी रकम एम्वे बिजनेस की तुलना में इतनी कम थी कि उन्होंने सरकार से कह दिया कि वह अपनी पेंशन अपने पास ही रखें। वे मुस्कुराते हुए बताती हैं, उन्हें इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। अखबार के कई लेखों में इस बात का जिक्र किया गया है कि एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर्स में नई पीढ़ी की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इशारा उन युवा दंपतियों की तरफ था जो एम्वे को अपना करियर बनाते हैं, न कि दूसरी आमदनी का जरिया। यह एक स्पष्ट प्रवृत्ति है और तार्किक भी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना युवा लोगों के जोश और ऊर्जा के लिए ज़्यादा आसान होता है। वैन एंडल और डिवॉर्स ने अपनी खुद की डिस्ट्रीब्यूटरशिप तब शुरू की थी जब वे युवा और कुमारे थे। न्यूयॉर्क के जिम और वेब किंसलर इस नई पीढ़ी के अच्छे उदाहरण हैं। वे एक बहुत युवा दंपति के रूप में एम्वे से तब जुड़े थे जब वह कोचिंग करियर शुरू कर रहा था। एम्वे में आने के बाद किंसलर दंपति ने अपनी ही तरह के युवा दंपतियों को एम्वे में आकर्षित करना शुरू कर दिया और आज उनके पास एक ऐसा युवा समूह है जो सक्रिय भी है और सफल भी। किंसलर जैसे युवाओं के लिए एम्वे का विकल्प जल्द ही चुन लेना बहुत अच्छा रहता है। वे अपनी उम्र को या उम्र की कमी को फ़ायदे की तरह इस्तेमाल करते हैं। एम्वे में उम्र की ही तरह शिक्षा में भी विविधता देखी गई है। पिछले 10 सालों में कॉलेज शिक्षित प्रोफेशनल एम्वे में काफ़ी संख्या में आए हैं। परंतु एम्वे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक ऐसा काम है जो हर आदमी की पहुंच में है, चाहे उसने शिक्षा हासिल की हो या नहीं। आज के स्टेटस ओरिएंटेड समाज में यह एक सुखद अपवाद है, क्योंकि बाकी जगहों पर आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ती है। एमवे में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पीएचडी हैं या हाई स्कूल फेल हैं। आपकी सफलता, प्रतिष्ठा और आमदनी आपके काम के हिसाब से निर्धारित होती है। कोलमैन और शार्लोट जीरो से सफ़र शुरू करने की क्लासिक एमवे कहानी के उदाहरण हैं। दोनों ही स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे। कोलमैन का व्यक्तित्व बहुत चमत्कारी था और वह एक सलून में फर्नीचर बनाने के काम में जुटा रहता था, परंतु तभी वह एम्बे में शामिल हुआ। आज वह और शार्लेट अटलांटा के संभ्रांत इलाके में रहते हैं, जहां उन्होंने एम्बे बिजनेस से काफ़ी आमदनी होती है। जब वह एम्बे के बारे में बात करता है तो काफ़ी भावुक हो जाता है। मेरे जैसे आदमी को एम्बे के अलावा सफलता का मौका और कौन दे सकता था। तो एम्बे टाइप का वितरक कैसा होता है? मैं एम्बे के चेहरों को जितना ज़्यादा देखता हूँ, मुझे उतना ही विश्वास होता जाता है कि एम्बे में अलग अलग तरह के लोग आ सकते हैं। जब ऐसा होता है तो विकास की दर तेज़ हो जाती है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। एम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर्स में 50% महिलाएं हैं। इनमें से 25% अविवाहित हैं। लगभग एक तिहाई महिलाएं अमेरिका और कनाडा के बाहर की हैं। तो एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर की इमेज अब एक अधेड़ व्यक्ति की इमेज नहीं रह गई है, जिसके पास कार होती है, 2 बच्चे होते हैं और किसी फैक्ट्री में नौकरी होती है। अब वह इमेज बदल चुकी है, परंतु आप यह नहीं कह सकते कि इसकी नई इमेज क्या है। आज इतने तरह के लोग एम्वे से जुड़ चुके हैं कि वह एम्वे टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर को परिभाषित कर पाना मुश्किल है।